नमस्कार बच्चों, विज्ञान कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं साबुन और अपमार्जक को। तो ये आपके अम्ल और क्षार वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो डिटर्जेंट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो डिटर्जेंट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सफाई करने वाला, ठीक है, या स्वच्छ करने वाला, ठीक है, स्वच्छ करने वाला। तो इस प्रकार से डिटर्जेंट अपने उन पदार्थों कहते हैं जो स्वच्छ करते हैं, यानी जो गंदगी को साफ करते हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं? डिटर्जेंट कह सकते हैं। तो साबुन अपने पढ़ेंगे पहले। तो साबुन को ये मानते हैं कि सबसे पुराना जो ये अपमार्जक है, यानी सबसे पुराना तरीका है सफाई करने का, मैल वगैरह हटाने का। तो साबुन जो है वो, तो इसमें साबुन जो होते हैं वो उच्च वसा अम्ल जो होते हैं, उच्च वसा अम्ल। तो वसा अम्ल जो उच्च वसा अम्ल कहते हैं हम कार्बनिक अम्लों को। तो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो हमें मिलते हैं खाद्य तेलों से, ठीक है। तो खाद्य तेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? उच्च वसा अम्ल होते हैं, जिनमें कार्बन जो है 12 से लेकर के कार्बन 18 तक की सीरीज वाले इसमें उच्च वसा अम्ल होते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि साबुन जो होती है वो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। तो ये साबुन की परिभाषा है कि साबुन होते क्या हैं। तो उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे ओलिक अम्ल वगैरह, या जो स्टेरिक अम्ल है, पोमेटिक अम्ल है। तो ये जो तेल होते हैं उनसे उनके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? साबुनीकरण, ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया से कैसे बनाई जाती है वो अपने इस अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। तो ये साबुन बनाने की अभिक्रिया है। तो इसमें अपने देखते हैं कि ये जो यौगिक लिखा हुआ है CH2COOR, तो यहाँ पर R जो है एल्किल समूह होता है जो कार्बन 12 से लेकर के 16-18 वाले होते हैं। तो ये उच्च वसीय अम्ल यानी खाद्य तेल हो गया, और इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये साबुन बनता है। यहाँ पर ये साबुन का सूत्र होता है, और ग्लिसरॉल इसमें जो है सैप उत्पाद के रूप में बनता है। तो जब इसमें नमक डालते हैं, ठीक है, तो नमक डालते हैं, तो नमक डालने से ये क्या होता है? साबुन अवक्षेपित होकर के ठोस होकर के अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से साबुन जो होते हैं उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लेने पर जो साबुन बनती है वो अधिक मृदु होती है, जो शेविंग वगैरह करने के या शैम्पू बनाने के काम में आती है। तो इस प्रकार से ये साबुन बनाने की प्रक्रिया आप लिख कर याद करें अच्छी तरह। इसके अलावा बच्चों इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो होता है कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इसमें कि साबुन जो है वो कठोर जल के अंदर कार्य क्यों नहीं करता है, कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है। तो ये इसका कारण जो है वो, इसका कारण अपने जानते हैं कि क्यों नहीं करता है। तो आप जानते हैं कठोर जल जो होता है, या जिसको अपने कहते हैं कि भूमिगत जल जो होता है, जो नल वगैरह से मिलता है, तो भूमिगत जल जो होता है बच्चों उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम के उसमें क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? सोडियम को इस यहाँ से साबुन में से जो RCOONA होता है, यहाँ से सोडियम को क्या कर देता है? हटा करके खुद लवण बना लेते हैं, और इस प्रकार लवण बना करके वो क्या होते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी विलयन से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि साबुन जो है वो फट गया, यानी साबुन कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका कारण ये होता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ये दे सकते हैं कि जो कठोर जल होता है या भूमिगत जल होता है उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम लवण है वो सोडियम को
प्रतिस्थापित करके और खुद लवण बना लेते हैं, जो कि अवक्षेपित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें कार्य नहीं करता है, और वो जल में अघुलनशील रहते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, इस प्रकार से वो कार्य नहीं करते हैं। तो इसका जो है वो समाधान होता है अपमार्जक। तो अपमार्जक जो होते हैं वो अपमार्जक यानी अपने जिनको डिटर्जेंट कहते हैं, जैसे सर्फ वगैरह आता है, तो ये जो है कार्य क्यों करते हैं कठोर जल में। तो इसमें ये अपने इसका उत्तर दे सकते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं वो उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं। तो सल्फोनेट लवण होने के कारण वो क्या करते हैं कि मैग्नीशियम या कैल्शियम आयनों से प्रतिस्थापित नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है वो ये ऐसे अघुलनशील यौगिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में और मृदु जल में दोनों में कार्य करते हैं। तो अपने जानते हैं कि जो अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको जानते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अपमार्जक होते हैं वो क्या होते हैं, ये सोडियम एल्किल सल्फेट, इस प्रकार से ये अपने ये हो सकता है सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट होते हैं। तो ये लवण होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो कठोर जल होता है उसमें जो मैग्नीशियम या कैल्शियम लवण होता है उनके साथ क्रिया करके अघुलनशील यौगिक नहीं बनाते हैं। इसलिए ये सभी प्रकार के पानी के साथ यानी कठोर जल या मृदु जल के साथ क्रिया कर सही कार्य करते हैं। तो ये जो है इसमें कुछ इसकी शुद्धता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिला लेते हैं, जैसे कार्बनिक फॉस्फेट वगैरह है या सोडियम परऑक्सी कार्बोनेट है, कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे कि ये उच्च इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो अब इस प्रकार से अपने अपमार्जक जो है वो यानी साबुन वगैरह जो होते हैं, मिसेल का निर्माण कैसे होता है और साबुन से शोधन कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं अपने। यानी एक तो मिसेल का निर्माण कैसे होता है और साबुन कैसे क्रिया करता है, ये पढ़ते हैं अपने। तो इस प्रकार से अपने मिसेल का निर्माण कैसे होता है और साबुन से शोधन कैसे होता है ये पहले समझते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो आप कि ये एक साबुन का जो है अपने एक सूत्र लिखा है इसमें, जिसमें सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन है, तो ये यहाँ पर दिया है। तो जब इसको जल में घोलते हैं तो इसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है यहाँ पर। तो आयनीकरण होता है तो इसमें ये दो ध्रुव बन जाते हैं। इसमें देखें कि ये जो ऋणात्मक ध्रुव हो गया और ये धनात्मक ध्रुव हो गया। तो इसमें बच्चों आपको समझना ये है कि ये वाला जो हिस्सा होता है जो यहाँ वाला दिखा है इसको, तो ये क्या होता है, ये होता है कार्बनिक, यानी ये हिस्सा कार्बनिक हो गया और ये अकार्बनिक हो गया। तो आपको पता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जल के प्रति विरोधी होते हैं, और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल के प्रति सुग्राही होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से जल विरोधी और जल स्नेही दो भाग में साबुन आयनीकरण होकर के और बंट जाती है। तो बच्चों जब कपड़े को गीला करके यानी पानी में गीला करके उसको और जब उस पर साबुन लगाया जाता है तो ये जो अशुद्धि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कपड़े पर कोई भी अशुद्धि लगी हुई तो उस पर क्या करते हैं, चारों तरफ से ये जो RCOO वाला जो भाग है वो इस पर आक्रमण करता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो RCOO वाला जो कार्बनिक हिस्सा है ये वाला, ये क्या है कि अशुद्धि पर चारों तरफ से आक्रमण करता है, अशुद्धि को अपने अंदर खींचता है। क्योंकि अशुद्धि आपको पता है कि तेलीय होती है, यानी अशुद्धियाँ जितनी भी कपड़ों पर लगती है वो लगभग अपने मान के चलते हैं कि तेलीय होती है, और तेलीय होती है तो ये क्या होती है, कार्बनिक होती है। तो कार्बनिक होती है तो ये कार्बनिक इस भाग के प्रति क्या रहती है, सुग्राही रहती है। तो ये जो कार्बनिक हिस्सा है वो इस पर आक्रमण करता है और इसको अपने अंदर मिला लेता है, घोल लेता है। और ये जो इसका जो आयनिक हिस्सा होता है जो है कार्बनिक होता है, ये क्या करता है, जल में बाहर रहता है। तो ये जल में रहता है और ये अशुद्धि की तरफ आकर्षित रहता है। तो इस प्रकार ये अशुद्धि को घोल करके, और चूंकि तेलीय भाग चूंकि सोडियम जो लवण होते हैं, तो ये सोडियम यानी आयनिक हिस्सा जो होता है ये जल में बना रहता है, और ये जो है वो जल में नहीं बना रहना चाहता।
तो इस प्रकार से ये जो है वो जो अकार्बनिक हिस्सा होता है ये मैल को पानी से बाहर ले आता है, तल पर ले आता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ इसको देख सकते हैं कि जैसे ये कपड़ा है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला क्या है, कपड़ा है, और कपड़े पर किसी प्रकार का मैल लगा हुआ है, चिकनाई का जो मैल लगा हुआ है। तो इस पर क्या करते हैं कि ये जो यहाँ से आक्रमण होता है तो ये इसको अपने अंदर खोल लेते हैं, और चूंकि ये जो हिस्सा पानी में नहीं बना रहना चाहता, यानी ये जो भाग होता है वो जल विरोधी होता है, तो ये जल विरोधी होने के कारण ये जल से बाहर आना चाहता है। तो इस प्रकार से पानी के तल पर जो है वो, जैसे बाल्टी के अंदर यदि पानी भरा है तो पानी के जो तल पर जो है वो गंदगी को ले आता है, और जो पानी के प्रति सुग्राही है, जल से नहीं भाग है, वो अंदर की तरफ रहता है। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं मिसेल, यानी जब अशुद्धि पर चारों तरफ से आक्रमण होता है तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है इसको कहते हैं मिसेल। और मिसेल जो है वो साबुन के द्वारा शोधन की एक प्रक्रिया है। तो वो किस प्रकार से साफ करता है वो हमने आपको बताया। तो इस प्रकार से मैल जो है वो कपड़े का या अशुद्धि है वो कपड़े से हट जाती है, और जब बाल्टी से बाहर निकालते हैं, पानी से बाहर निकालते हैं कपड़े को, साबुन लगे कपड़े को, तो अशुद्धि जो है वो कहाँ रह जाती है, वो अंदर ही रह जाती है, कपड़े से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये किस प्रकार से साबुन कार्य करता है और मिसेल कैसे बनता है ये चीज़ें हमने देखी। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो पूरा होता है। तो इस चैप्टर में हमने अम्लों क्षारों के बारे में पढ़ा, उनके गुणों के बारे में पढ़ा, कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में पढ़ा, और अब साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ा। तो इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको अपने रिवीजन के भाग में जो मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को बताऊंगा। तो बच्चों ये मेरे जो एक तो 6वां जो रासायनिक समीकरण वाला पाठ और ये 5वां पाठ हमने पूरा कर लिया है। तो ये बच्चों दोनों ही पाठ जो वो जो 6-6 नंबर के हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण अंकों के हैं, और आप इन वीडियोज़ को बार बार देखें तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे। और जो चीज़ें लर्न करने वाली होती हैं उनको बच्चों याद करना पड़ता है। याद करे बिना कोई चीज़, लिख के याद करे बिना कोई भी जो चीज़ें हम उनको नहीं सीख सकते। ऐसी कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ हम सुन करके चीज़ों को सीख जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो जो आपको ये पसंद आया होगा, और इसके बाद हम जो है वो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनको शुरू करेंगे, और उनमें जो है वो अलग अलग जैसे एक प्रकाश वाला है और एक कार्य ऊर्जा वाला, उन पाठों को भी बहुत गौर से पढ़ेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ठीक है बच्चों, शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।